आइए देखते हैं जो एसएसटी जो बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ था। बिहार एस बिहार स्टेट ठीक है। जो बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ था उसका ये फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट पेपर में कौन सा, तो सोशल साइंस का, जिसका एग्जाम 6/9/2023 को संपन्न हुआ था। यहाँ डेट दिया हुआ है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से पता चलता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन और आयोग के द्वारा जारी किया गया आंसर है। ये जो आंसर आयोग द्वारा जारी किया है ये पहली बार में किया गया था। इसके बाद स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन के आंसर पे क्या हुआ था, अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बाद आयोग ने कुछ आंसर सुधारा भी था। तो जो आंसर आयोग द्वारा सुधारा गया था उस आंसर को भी हम आपको बताते चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एस्ट्रोलैब से किसको मापा जाता है? तो एस्ट्रोलैब से किसको मापा जाता है, लिखा हुआ है अक्षांश बतलाने वाला, यानी अक्षांश बतलाने वाले को क्या किया जाता है, एस्ट्रोलैब से मापा जाता है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरक बढ़ती है? अगर मिट्टी की उर्वरक बढ़ानी है तो इसमें खाद डालना पड़ता है। ठीक है, इसमें देखिए कीटनाशक दिया हुआ, इसका आंसर सुधारा था आयोग ने। आगे देखते हैं। ब्रायलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन एवं वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? इसमें पूछ रहा है कि किस विटामिन का स्तर उसमें उच्च रखा जाता है। तो विटामिन ए और विटामिन सी और डी को क्या किया जाता है, उच्च रखा जाता है। इनमें से कोई नहीं दे, ये आयोग द्वारा आंसर फर्स्ट बार में दिया गया था, फिर आयोग ने इसका आंसर सुधारा था। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए और के, क्योंकि विटामिन ए से क्या होता है कि ये पक्षियों की वृद्धि और हड्डियों के विकास एवं प्रजनन शक्ति क्या करता है, बढ़ाता है। इसलिए इसका क्या होता है, प्रमुख रूप से विटामिन ए और विटामिन के। विटामिन के में क्या होता है कि ये अंडे के बनने एवं विकास के लिए क्या होता है, प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। वह स्थान जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है, जहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है उसको एवरेज कहा जाता है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है, और जहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है उसको एवरेज कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? तो फ्रांस में दास प्रथा अंतिम रूप से 1848 में क्या हुआ था, उन्मूलन किया गया था। जबकि भारत में 1843 के एक्ट के तहत पूरे भारत से दास प्रथा को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का स्वरूप था बुर्जुआ क्रांति। क्या था, बुर्जुआ क्रांति। बुर्जुआ क्रांति किसे कहा जाता है, तो ये मध्यम वर्ग थे। ठीक है, हर समाज में कुछ लोग ऊपरी होते हैं, कुछ लोग नीचे के होते हैं, और कुछ लोग बीच के होते हैं। तो जो लोग बीच में थे यानी मध्यम परिवार से आते थे, उन्हीं के द्वारा फ्रांस क्रांति का स्वरूप दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। क्या था, स्वास्तिक। इसका हो जाएगा बी। 1920-45 के अवधि में जर्मन की प्रमुख पार्टी क्या थी? तो नाजी पार्टी थी। कब से कब, 19 से 20 और 45 के बीच में जर्मनी की सबसे प्रमुख पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। इसका प्रमुख नेता कौन था? तो इसका प्रमुख नेता था हिटलर। हिटलर था। ठीक है, हिटलर क्या होता है, 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बनता है, और इसकी मृत्यु हो जाती है 30 अप्रैल 1945 को। इसकी मृत्यु हो जाती है। और सेकेंड वर्ल्ड वार ये मरता है, और सेकेंड वर्ल्ड वार भी खत्म हो जाता है कब, अगस्त 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वार में का मुख्य कारण या जिम्मेवार मुख्य रूप से हिटलर ही था, क्योंकि हिटलर ने ही जो जर्मनी के लोग को सताया गया था, जो वर्साय की संधि की गई थी, अपमानित की गई थी, उसका बदला लेने के लिए ही
हिटलर आगे आया था और सेकेंड वर्ल्ड वार उसी की वजह से सब शुरू हुआ था और उसकी मृत्यु के कुछ दिन बाद सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त भी हो जाता है। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्त आ गया? कठोर एवं अपमानजनक शर्त किस संधि के तहत हो जाता है? वर्साय की संधि। कौन सी संधि थी? वर्साय की संधि। इसमें क्या किया गया था कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके लिए जर्मनी को जिम्मेवार माना गया था और इस पर बहुत तरह की जबरदस्ती संधियाँ क्या कर दी गई, थोप दी गई थी। जो मित्र राष्ट्र देश थे इनके द्वारा युद्ध में जो कुछ भी हर्जाना था ये जर्मनी पे थोप दिया गया और जर्मनी की सैन्य शक्ति को क्या किया गया? सीमित कर दिया गया। सीमित क्या मतलब? हटा दिया गया कि अब जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति नहीं बना सकता, मतलब अपनी सेना नहीं रख सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को और किसी भी राष्ट्र को अगर ज़्यादा सताया जाएगा तो आज नहीं तो कल निकल के आगे आएगा और उस बगावत करेगा। यही कारण था कि कहा भी जाता है कि वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपण हो चुका था। आगे देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1914 में, 1914 से लेके 1918 तक चला था, यानी 4 वर्षों तक चला था। जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय इतने बड़े पैमाने पर और इतने अधिक देश की संख्याओं में युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध यूरोप के 2 गुटों के बीच हुआ था। ठीक है, जब यूरोप में 2 गुट थे वो आपस में लड़े और जिसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ा। एक प्रथम जो गुट था उसका नाम था मित्र राष्ट्र, एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ क्या थे? केंद्रीय शक्ति। कौन था? केंद्रीय शक्ति। एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से आते थे? तो रूस आता था, फ्रांस था और ब्रिटेन था। और केंद्रीय शक्ति में क्या क्या हो जाएंगे? जर्मनी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाता था, टर्की था। ये सब देश क्या थे? केंद्रीय शक्ति की ओर आते थे। और मित्र राष्ट्र में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। इसमें क्या होता है कि 1917 में यानी अंतिम समय में रूस क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध से निकल जाता है और उसी समय 1917 में जैसे ही रूस बाहर निकलता है अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ता है। जैसे ही अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है और उसके अगले ही साल क्या होता है? युद्ध समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? तो गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। बिस्मार्क ने अपनाया था। बिस्मार्क कहाँ का था? ये जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का था। इसका जीवन काल कब से कब हो जाता है? 1815 से 1898 तक। 1815 से 1898 तक। ये अपने युग का यूरोप का क्या था? सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था। कौन? बिस्मार्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था? तो 1939 से लेके 1945 तक चला था, यानी 6 साल तक ये युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध चला था 4 साल और द्वितीय विश्व युद्ध चला था 6 साल, 39 से लेके 45 तक। ये कितने वर्षों तक चला? 6 वर्षों तक चला। और प्रथम विश्व युद्ध चला था कितने साल तक? 4 वर्षों तक चला था। इसमें क्या था? एक तरफ था धुरी राष्ट्र और दूसरे तरफ थे मित्र राष्ट्र। एक तरफ कौन सा? धुरी राष्ट्र और दूसरे तरफ मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश आ जाएंगे? इस तरह एक तरफ आ जाता है जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? इधर हो जाता है फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए यानी अमेरिका और रूस। ये सब मित्र राष्ट्र की ओर से थे। तो सिंपल सा बात है कि सारी शक्तियाँ एक तरफ से और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र में देशों की संख्या। उस समय से जर्मनी भी काफ़ी मजबूत था, जापान भी बहुत मजबूत था, लेकिन अमेरिका द्वारा एटम बम का इस्तेमाल करके जापान को क्या कर दिया गया? तहस नहस कर दिया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 2 गुटों के बीच हुआ, एक तरफ धुरी राष्ट्र, दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान, वहीं मित्र राष्ट्र की ओर से फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत रूस। ठीक है। द्वितीय विश्व का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण हो जाता है कि जर्मनी के द्वारा पोलैंड पे आक्रमण किया जाना।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो तिलक मांझी को फांसी कब दिया गया था? 1785 में। कब दिया गया? 1785 में। ये बिहार क्षेत्र के प्रमुख क्या थे? आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 1750 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1750 में। कहाँ हुआ था? तो सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में। ये पहाड़िया, इनको क्या, ये पहाड़िया नाम से भी जाना जाता था। पहाड़िया, इनको पहाड़िया नाम से भी जाना जाता था। इनको अंग्रेजों द्वारा क्या किया था? पेड़ पे लटकाकर सबके सामने फांसी दे दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसको फॉर्म प्रणाली कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा चीन। और दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का। पहला स्थान पर हो जाएगा चीन, दूसरा हो जाएगा भारत। देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे यहाँ 3 तरह की क्या की जाती है? खेती की जाती है। रबी की फसल, रबी की, खरीफ की और जायद फसल। 3 तरह का कौन कौन सा हो जाता है? पहले हो जाता है खरीफ, फिर हो जाता है रबी और फिर हो जाता है जायद फसल। तो खरीफ फसल कब से कब इसकी बुआई की जाती है? तो इसका जून जुलाई में क्या किया जाता है? इसकी खेती प्रारंभ की जाती है। और इसका कटाई कब हो जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में फसल काट ली जाती है। वैसे रबी फसल कब रोपा जाता है? तो ये मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई कब की जाती है? सॉरी, ये ठंडे के दिन में रोपा जाता है। अक्टूबर कब रोपा जाता है? ये रोपा जाता है अक्टूबर और नवंबर के बीच में क्या होता है? इसकी रोपाई होती है। और कटाई कब की जाती है रबी फसल की? अप्रैल और मार्च में के बीच में। जब चैत्र स्टार्ट हो जाता है उस समय क्या होता है? इसकी कटाई प्रारंभ हो जाती है। इसकी कटाई होती है अक्टूबर और नवंबर में। खरीफ फसल के उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, मूंगफली, ये सब आ जाते हैं खरीफ में। और रबी में क्या? रबी में कौन सी फसल आ जाएंगी? इसमें आ जाता है गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसों इत्यादि। और इन दोनों के बीच के काल में जो फसल की जाती है उसको जायद फसल कहा जाता है। इसमें क्या जाता है? इसमें जितने भी पानी वाले आ जाते हैं जैसे खीरा, काकर, तरबूजा, ये सब क्या है? जायद फसल है। रबी, खरीफ और जायद। खरीफ फसल जून जुलाई में रोपी जाएगी, अक्टूबर नवंबर में काटी जाएगी। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। खरीफ फसल में क्या आ जाता है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली। और रबी की फसल में आता है गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसों। जायद फसल उस फसल को कहा जाता है जिसकी खेती खरीफ और रबी के बीच में की जाती है। जैसे इसमें कौन से? तरबूजा, खीरा, काकड़, मूंग, उड़द, ये सब क्या आते हैं? ये सब जायद फसल के बीच में आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरक बहाल करने में मदद नहीं करती, ऐसे जो भी दलहन पौधे होती हैं वो मिट्टी में क्या करती हैं? उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। इसमें कौन सा हो जाएगा? अरहर दाल हो जाएगा। अरहर दाल की जड़ें क्यों नहीं उर्वरक का काम करती है? क्योंकि इसकी जड़ें क्या होती है? मोटी होती है। मोटी होती है जिस कारण इसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसे सड़ने में ज़्यादा समय लगता है और उतना समय तक खेत को छोड़ा नहीं जा सकता है। इस कारण अरहर काटने के बाद उसकी जड़ों को भी निकालना पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण है? हमने अभी बताया था खरीफ फसल के उदाहरण। इसमें क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। खरीफ में और कौन कौन सी फसल आती है? खरीफ में आ जाता है चावल हो गया, चावल को ही धान कहा जाता है। फिर हो जाएगा मक्का, मक्का के बाद हो जाएगा ज्वार, ज्वार के बाद हो जाएगा बाजरा, मूंग, बाजरा, बाजरा के बाद हो जाता है मूंग, मूंग के बाद हो जाएगा मूंगफली। एक मूंग हो गया और दूसरा मूंगफली। इसी प्रकार ये हो गए खरीफ। और रबी फसल में क्या क्या आ जाएगा? रबी में हो जाएगा गेहूं, चना, मसूरी, मटर, जो दलहन फसल है सब इसी में आ जाता है। और इन दोनों के बीच में जो हो जाएगा वो हो जाएगा जायद। जायद में हो जाएगा खीरा, काकर, तरबूजा इत्यादि। निम्नलिखित पे फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी
उत्पादक और निर्यातक है। किसमें है? तो चाय में भारत क्या है? अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है, दुनिया में भारत का चाय में क्या है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान हो जाता है चीन का, दूसरा स्थान भारत का हो जाता है। चाय में क्या हो जाता है? सबसे पहले हो जाएगा चीन, चीन के बाद हो जाएगा भारत, भारत के बाद हो जाएगा केनिया, केनिया के बाद हो जाता है श्रीलंका, श्रीलंका के बाद हो जाएगा वियतनाम और वियतनाम के बाद तुर्की। ये सब क्या है? चाय के अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश हो जाते हैं। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? ये लाया गया था यमन से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? तो हो जाता है मक्का। यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? इनका नाम क्या था? इनका नाम था हैमर एस्कोजोल्ड। क्या नाम है? हैमर एस्कोजोल्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 साल का होता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसमें टोटल 193 देश क्या हैं? इसके अभी क्या है? मेंबर हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हो जाता है न्यूयॉर्क। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? चार्टर सदस्य से मतलब हो जाएगा जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई उस समय इसके मेंबर देश कितने थे? तो हो जाएंगे 42। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ किया गया था, डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। कौन सी संधि हुई थी जिसपे इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया और फिर वहां पे क्या हुई? सत्ता को हस्तांतरित किया गया। तो ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 23 इसका हो जाएगा वियना। क्या हो जाएगा? वियना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, ये पारित हुआ था। इसको काला कानून भी कहा जाता है। ना अपील ना दलील। यह ऐसा कानून था जिसमें किसी भी क्रांतिकारी पर अगर अंग्रेजों को शक हो जाता था तो शक के आधार पर क्या कर सकते हैं? उसे अरेस्ट कर सकते थे। इसलिए इसको क्या कहा गया? गांधी जी के द्वारा इसे काला कानून कहा गया। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। 1927 में इसका गठन होता है और 28 में क्या होता है? भारत पहुंचता है। साइमन कमीशन भारत में जहां जहां पहुंचता है वहां वहां इसकी जोरदार विरोध होती है, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं थे, सारे के सारे इसमें अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन के विरोध करने पर लाला लाजपत राय के पर जब लाठीचार्ज कर दी गई और उनका तबीयत खराब हो गया और कुछ समय बाद उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अल्तूरी सीताराम राजू कौन थे? ये आंध्र प्रदेश के क्या थे? आदिवासी नेता थे। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? नाम है आंदोलन का चार्टिस्ट आंदोलन। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कब हुआ था? तो 1838 में। 1838 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1870 में। और भारत में कब से लागू किया गया है? तो ये 1 अप्रैल 2010 से भारत में अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया। किसमें? अनुच्छेद 21 के ए में। इसमें 14 साल के बच्चों तक को क्या करना है? अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत है? चौल क्या है? चौल एक मराठी भाषा है। कौन सी भाषा है? ये मराठी भाषा है, जिसमें इसका मतलब होता है बहुमंजिला। बहुमंजिला इमारत थी जिसमें बना के लोग रहते थे। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? ये धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था कलकत्ता में 1863 में। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? ये किया गया था जॉन विलियम्स द्वारा 1900
1990 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाता है फिलीपींस की राजधानी मनीला। मनीला में एशियाई विकास बैंक की स्थापना है, एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में। मनीला क्या है? ये फिलीपींस की राजधानी है। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? ये किनके द्वारा लाई गई थी? तो चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लाया गया था। भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये हो जाता है, कितना परसेंट हो जाएगा? तो 2.4%। कितना हो जाएगा? 2.4%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान हो जाता है 7वां और जनसंख्या में दूसरा। आगे देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस में है? तो सिक्किम। सिक्किम पर नाज है। नाथुला और जोजिला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। आगे देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम हो जाता है कावेरी नदी। किस राज्य में? तो कर्नाटक में। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, सोन नदी भी निकलती है अमरकंटक से, और जोहिला भी। तापी नदी कहाँ से निकलती है? ये सतपुड़ा पहाड़ी के मुल्ताई, क्या नाम है? मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। मुल्ताई, सतपुड़ा पहाड़ी के मुल्ताई नामक जगह से क्या तापी नदी निकलती है। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये मानसून शब्द क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मानस हो जाता है कहाँ पे? असम में। मानस कहाँ पे? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाता है असम में। मानस नदी का नाम है, जो मानस नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी का है मानस नदी। इसी के नाम पे मानस अभ्यारण्य है, जो कहाँ पड़ता है? असम में। रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? तो रबड़ आ जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले वृक्ष क्षेत्र में वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक। इसका क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। इसके देखिए, सदाबहार वन जो होते हैं वहाँ पे इका सिनकोना वृक्ष ही पाया जाता है। तो ये सदाबहार वन का ही क्या होता है? सदाबहार वन के श्रेणी में ही आता है सिनकोना पेड़। सिनकोना के जो वृक्ष होते हैं उसकी छाल में कुनेन पाया जाता है। ठीक है। उसके छाल से कुनेन नामक औषधि बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कुनेन नामक औषधि बनाया जाता है। ये औषधि किस चीज़ में काम आती है? ये मलेरिया की बीमारी ठीक करने में काम आती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व, जन मतलब लोग, सबसे ज़्यादा किस राज्य में? ये हो जाएंगे बिहार में। बिहार की जनघनत्व कितना है? तो पूछा है क्वेश्चन नंबर है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? ये हो जाता है बिहार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो ये हो जाता है कितना? बिहार हो जाएगा। और बिहार का जनघनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 1106। इसका मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं? तो उसमें उसको क्या कहा जाता है? जनघनत्व कहा जाता है। तो बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या अब तो भारत की हो गई है, लेकिन अभी गणना नहीं आया, ऐसे इसका चीन होगा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी हो जाती है श्री जयवर्धनपुर कोटे।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो 70%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? पोखरा किस देश में स्थित नगर है? तो पोखरा कहाँ है? तो ये पड़ जाता है नेपाल में। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 × 1,00,000। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या जाता है? प्राथमिक डाटा कहा जाता है। भोपाल त्रासदी गैस के लिए जिम्मेदार गैस था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984। अब तक ऐसा कोई त्रासदी भारत में नहीं हुआ, इतना खतरनाक था ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है कि किसी के लालच के लिए नहीं। सबके क्या कहता है गांधी जी? क्या कहे थे कि ये जो संसाधन संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण लोग किया कि हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, पर अगर कोई लालच करे उसके लिए पर्याप्त नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। वह भूमि जो 5 से अधिक वर्षों के लिए बिना खेती के लिए छोड़ दी जाती है के रूप में जानी जाती है। अगर भूमि 5 वर्ष तक उसमें खेती नहीं की जाती है और उसको छोड़ दी जाती है तो उसको कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है। बंजर भूमि वैसी भूमि को कहा जाता है जिस पे कृषि कार्य करना संभव नहीं है। इस पे कृषि कीजिएगा तो कोई पैदावार ही नहीं होगा, उसको क्या कहा जाता है? बंजर भूमि। चराई भूमि वैसे भूमि को कहा जाता है जिसपे पशुओं के चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसपे घास उस निकलता है, चराई हो जाता है। परती भूमि वैसे भूमि को कहा जाता है जिस भूमि पे खेती तो की जा सकती है, जिस पे पैदावार भी हो सकता है, पर किसी कारणवश उस भूमि को क्या किया जा रहा है? जोताई नहीं हो रहा है। ऐसे भूमि को क्या कहा जाता है? परती भूमि कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? कौन सी एजेंसी हो जाएगी? तो भारतीय खाद्य निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के पिता के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये मिल्क यानी दूध से है। इन्हीं के प्रयास से गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात में चालू हुआ था अमूल दूध। कौन सा दूध? अमूल दूध स्टार्ट हुआ था। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? इन्होंने दूध के क्षेत्र में क्रांति ला दिया था, इसलिए वर्गीज कुरियन को कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं। एक नाम है MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन का नाम किससे जुड़ा हुआ है? इनका नाम जुड़ा हुआ है हरित क्रांति से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होती है, जिसे खाली स्थान के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये हाइड्रोलॉजिकल चक्र के द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध सरदार सरोवर बांध, मेघा पटनागर का नाम आता है नर्मदा बचाओ अभियान से। मेघा पाटकर, क्या नाम था इसका? मेघा पाटकर। आगे देखते हैं। आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादन कुल बिजली का कितना %? तो 22%। आज भी बिजली सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है कोयले से, कोयले को जलाकर। आने वाले समय में कोशिश किया जाएगा कि हाइड्रोजन से किया जा रहा है, सोलर से और फिर जल से। लौह अयस्क को गलाने प्रयुक्त धातु कर्म कोयला, तो किस कोयले का प्रयोग किया जाता है? तो बिटुमिनस का कोयला किया जाता है। कोयले की 4 किस्म होती है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला हर जगह नहीं पाई जाती है, भारत में सिर्फ कहाँ? J&K में पाया जाता है, वो भी ऊपरी क्षेत्र में बहुत कम मात्रा में। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80% से भी ऊपर होती है। और बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 60 से 80।
बिटुमिनस टाइप का कोयला भारत में ही पाया जाता है। जो झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में कौन सा कोयला? बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। उसके बाद हो जाता है लिग्नाइट। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 50 से 60% कोयला कार्बन की मात्रा, और पिट कोयला में बहुत कम 30 से 40%। ये कोयला धुआं ज़्यादा देता है और ताप कम देता है। जिस कोयले में कार्बन की परसेंट की मात्रा जितनी अधिक होगी वो कोयला उतना ही अच्छा होता है। तो भारत में एंथ्रासाइट किस्म का कोयला बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बिटुमिनस पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% पाई जाती है। इसी का प्रयोग क्या किया जाता है? जलाकर लोहे को गलाने में किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? मोनाजाइट क्या हो जाएगा? थोरियम। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में मात्र 7%। कितना हो जाएगा? 7%। आगे देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा हो जाएगा असम में। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। इसके जो गेंडे का एक सींग पाया जाता है, इसके सींग से क्या होता है? उत्तेजना वाली दवाइयों का निर्माण किया जाता है या बनाया जाता है। इसको 1985 में क्या किया गया है? विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। किसको? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। कब किया गया? 1985 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या है? सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो सिंगरौली कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। किसके लिए फेमस है? तो कोयला के लिए। आगे देखते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इसमें कौन नहीं होगा? तो विद्युत क्या हो जाएगा? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह द्वितीयक हो जाएगा। क्योंकि विद्युत निर्माण तभी होगा जब इसमें कोई प्राथमिक ईंधन का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कोयला जलाकर या पेट्रोल से चरखी को घुमाकर, तब विद्युत का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इसमें हो जाएगा खिलौना उद्योग। क्या हो जाएगा? काफी छोटे पैमाने का है। टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1907 में। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? तो समुद्री मार्ग से होता है, क्योंकि भारत की भौगोलिक संरचना की जो तीन ओर से क्या है? जल से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर, दूसरे तरफ बंगाल की खाड़ी, और नीचे हो जाता है हिंद महासागर। देखिए, सड़क मार्ग हो या वायु मार्ग हो, उसमें जो परिवहन खर्च आता है उससे काफ़ी कम मात्रा में जल परिवहन में लागत में क्या हो जाता है? परिवहन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए भारत में जो जितने भी विदेशी व्यापार होते हैं उसका 90% व्यापार किस मार्ग से किया जाता है? तो समुद्री मार्ग से किया जाता है। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत हुई थी। भारत में रेल कब से? 1853 में। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से थाने। कितना? मुंबई से थाने। कब? 16 अप्रैल 1853। आगे देखते हैं, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख उमलिंगला दर्रा में। ठीक है। कब बनाया गया? ये 2020 में इसको बनाया गया। किसके द्वारा? 2020 में बनाया गया सीमा सड़क संगठन द्वारा। किसके द्वारा? तो सीमा सड़क संगठन। ये क्या करती है? ये सीमा बनाती है। सीमा मतलब सीमा, जो देश की सीमा लगी हुई उसके नज़दीक क्या करती है? सड़क का निर्माण करती है। तो सीमा सड़क संगठन द्वारा 2020 में लद्दाख उमलिंगला दर्रा के पास बनाया गया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका गठन हुआ था 1960 में। ये 2020 में क्या किया गया है? ग्रीनविच बुक में इसको 2020 में इस सड़क को ग्रीनविच बुक में ग्रीनविच बुक ऑफ द वर्ल्ड में इसको जोड़ा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी समुद्र में आता है, भूकंप, बाढ़ भी है, आतंकवाद क्या है? ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये लोगों द्वारा आपदा लाई जाती है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग से किसको दिखाया जाता है?
जल को दिखाया जाता है। पठार को किस रंग से दिखाया जाता है? पीला से। और पर्वत को किस रंग से दिखाया जाता है? पर्वत को दिखाया जाता है भूरा कलर से। बच गया मैदान, मैदान को हरा भरा दिखाया जाता है हरा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो ये पटना में किया गया। आगे देखते हैं कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव हो जाएगा भागलपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर हो जाएगा 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। ये देख लीजिए ऑप्शन, और ये देखिए आंसर। आगे देखते हैं पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार यानी सत्ता में रही? तो कुल 17 वर्षों तक सत्ता में रही। आगे देखते हैं बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो ये था भाषा। भाषा के आधार पर क्या किया गया? समाज को बांटा गया। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति होती है इंग्लैंड में। कब हुई थी? तो 1688 में। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? ये हो जाता है भाग 4। किस देश से? आयरलैंड से। ठीक है, क्या है? लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का बात कहाँ से? तो आयरलैंड से लिया गया है, जिसको भाग 4 में जोड़ा गया है। आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं रीपोलिंग। रीपोलिंग का मतलब क्या होता है? पुनः उसको गणना करना। देखिए ऑप्शन आंसर दिया हुआ है पुनः मतदान। मतदान नहीं होता है, री पोलिंग का मतलब मतदान नहीं, उसको क्या किया जाता है? जो वोट पड़ा रहता है उसकी गणना की जाती है। ये फर्स्ट बार जो आयोग द्वारा आंसर जारी किया गया था वो है। इसके बाद फिर संशोधित आंसर भी आयोग द्वारा जारी किया गया था। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन था? तो पहला देश कौन हो जाता है? न्यूजीलैंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य की बात हो इसे लिया गया है रूस से, और मौलिक अधिकार की बात कहे तब अमेरिका से। मौलिक अधिकार की बात कहे तो अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य कहे तो रूस से। मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं हमारे? 11 हैं। प्रारंभ में 10 थे और लेकिन अभी कितने हैं? 11 हैं। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। किसमें? भाग 4 में। भाग 4 में जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 के क में। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में भाग 4 और अनुच्छेद 51 के क में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। आगे देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का लोकसभा हो, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। विधानसभा भी होगा 5 साल के लिए। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाला चुनाव को क्या कहते हैं? उसको उपचुनाव कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? टोटल 14 प्रकार के, 14 नहीं टोटल 12 प्रकार के क्या हैं? वैलिड पत्र, जिसको दिखा के आप वोट दे सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो 84। अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के बारे में कहें तो 47। अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47। लोकसभा में टोटल सीट कितने हैं? 543। पहले 545 था। 2 आंग्ल इंडियो का जो सीट होता था उसको अब हटा दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कि संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? तो इसको किया गया था 42वां संविधान संशोधन
1976 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाकर पुनः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विधानसभा का नेता होता है, विधानसभा का नेता कौन होगा? मुख्यमंत्री होता है। आगे देखते हैं राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो राज्यसभा को विशिष्ट शक्तियाँ आर्टिकल 249 के तहत प्राप्त है और 312। दो आर्टिकल क्या ऐसे हैं जो राज्यसभा को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करती है। आगे देखते हैं भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? आर्थिक बराबरी। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? ये किसमें जो दिया हुआ है कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है? किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यह धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, गलत। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, गलत है। यह धर्म की प्रधानता है, बिल्कुल नहीं। यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। भारत में क्या है? धर्मनिरपेक्षता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी किसी भी धर्म को मान सकता है। देश का अपना कोई धर्म नहीं है। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? अच्छा परिणाम क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतंत्र जितना ही मजबूत रहेगा उतनी स्वतंत्रता और उतना ही न्याय सबको मिलेगा। निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? इसमें पूछा है संघीय राज्य की विशेषता कौन नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था। एकहरी शासन व्यवस्था संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से? जिस दिन वह अपने पद को क्या करता है? ग्रहण करता है। जिस दिन वो शपथ ले लिया, अपने पद को ग्रहण कर लिया, उस समय से उसका कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो चिपको आंदोलन हो जाता है उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन में क्या था? जब जंगल को और पेड़ों को काटने के लिए अधिकारी पहुंचे तो उत्तराखंड की महिलाएं लोग क्या किए? पेड़ों से चिपक गए और कहें कि पेड़ को काटना है तो पहले हमको काटिए, उसके बाद वृक्ष को काट सकते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो विधानसभाओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसमें कौन थे? हो जाएंगे काशी राम। क्या नाम है इनका? काशी राम। ये दलित राजनीतियों को क्या किए थे? संगठित किए थे। इनकी स्थापना कब हुई थी? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? ये समाजवाद पर। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो बहुसंख्यकों का शासन देखने को क्या नहीं मिलती है। आगे देखते हैं विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? ये हो जाता है लोकतंत्र में। इस प्रकार अंतिम क्वेश्चन है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? तो वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र से पता चलता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं, क्योंकि कालांतर समय से ही वैशाली ऐसा राज्य था जहां लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। इस प्रकार 100 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं और उसके बाद 50 क्वेश्चन इसमें क्या होता है? शिक्षण अधिगम से होता है। ठीक है, आगे के 50 क्वेश्चन किससे हैं? तो शिक्षण अधिगम से। इसको भी आप देख सकते हैं। हमारा काम था जीके जीएस आपको बताना, हमने बता दिया। इसका आंसर शिक्षण अधिगम का इसमें नीचे दिया हुआ है। 100 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर सभी विषय से मिला के रहता है और आगे और 50 क्वेश्चन आपके शैक्षणिक जो गतिविधि होती है उससे रिलेटेड होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ट्राई टू लर्न जीएस वाले, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं
और वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये था एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हुआ था 6/9/2023 को। हमारी कोशिश है इसी दिन जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था उसका भी वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके सामने आ रहे हैं। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको सारे PDF मिल जाएं। क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन कभी भी आ सकती है। जब स्टेट के एग्ज़ाम का डेट आए उस समय तैयारी करने से अच्छा है, उससे पहले इसके सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या करें आप देख लें। क्योंकि हम जितने भी अब तक के स्टेट के एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ है उसके सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, धीरे धीरे करके अपलोड करेंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।